सभी तत्वमसी हिंदी विद्यार्थियों को स्वागत है। हम आज गद्य भाग में पाठ 3 निंदा रस पाठ को देखेंगे। इस जो पाठ को हरिशंकर परसाई नामक एक हास्य व्यंग्य साहित्यकार लिखे। सबसे पहले इस पाठ को प्रारंभ करने से पहले लेखक का थोड़ी बहुत जानकारी लेंगे। देख लीजिए, अपनी पुस्तक देख लीजिए, सभी लोग एक तरह से अपनी पुस्तक देखिए और ध्यान से सुनते चलिए। सुप्रसिद्ध हास्य व्यंग्य साहित्यकार देख लीजिए कौन? हरिशंकर परसाई जी एक हास्य व्यंग्य साहित्यकार है। इनका जो जन्म मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के अंतर्गत जमानी नामक स्थान में 22 अगस्त 1924 ईस्वी को हुआ था। 1924 में इनका जो जन्म हुआ था, कहां पर हुआ था? मध्य प्रदेश में होशंगाबाद जिले के जमानी नामक एक स्थान पर हुआ था। प्रारंभ से लेकर स्नातक तक की शिक्षा मध्य प्रदेश में ही हुई। इनका जो एजुकेशन मध्य प्रदेश में होता है। उसके बाद तदोपरांत, इसका अर्थ है उसके बाद नागपुर विश्वविद्यालय से हिंदी में एमए किया। हिंदी भाषा में एमए परीक्षा को पास करते हैं। एमए इसका लॉन्ग फॉर्म यानी कि मास्टर ऑफ आर्ट्स हिंदी भाषा में भी करते हैं। आपने खंडवा में 6 माह तक अध्यापन कार्य किया। उसके बाद तथा देख लीजिए, तथा सन 1941 से 1943 ईस्वी तक 2 वर्ष जबलपुर में स्पेस ट्रेनिंग कॉलेज में शिक्षण कार्य किया। वहां पर भी कार्य करते। कहां पर? स्पेस ट्रेनिंग कॉलेज जबलपुर, वहां पर 2 साल एक काम करते हैं। आप अध्यापन कार्य में कुशल थे, यानी पढ़ाने में बहुत ही कुशल थे। परसाई जी नियमित रूप से साप्ताहिक हिंदुस्तान, धर्मयुग तथा अन्य पत्रिकाओं के लिए अपनी रचनाएं लिखते रहे। ये क्या करते थे? जो वे लिखते थे उन सारे जो साहित्यों को, यानी कि कुछ विशेष साहित्यों को अलग अलग पत्रिकाओं में मुद्रित कराने के लिए भेजते थे। इनका जो जन्म 10 अगस्त 1995 ईस्वी में होता है। 1995 में इनका जो मौत होता है। इनके जो साहित्य क्या क्या है, इनके जो रचनाएं क्या क्या है, यहाँ पर नीचे दिए गए हैं, देख लीजिए। इनके जो कहानी संग्रह है हंसते हैं रोते हैं, जैसे उनके दिन फिरे। इनके जो उपन्यास हैं रानी नागफनी की कहानी, तट की खोज, ये क्या है? इनके प्रमुख उपन्यास हैं। इनके जो निबंध संग्रह कौन कौन से हैं यहाँ पर देख लीजिए। तब की बात और थी, भूत के पांव पीछे, बेईमानी की परख, पगडंडियों का जमाना, सदाचार की ताबीज, शिकायत मुझे भी है, और अंत में। इतने सारे क्या है इनके निबंध संग्रह है। यहाँ तक लेखक के जो थोड़ी बहुत जानकारी समाप्त होती है। अब इस जो पाठ में निंदा रस जो पाठ में क्या विचारधारा है उनके बारे में यहाँ पर संक्षेप रूप में दिया गया है, उनको देख लीजिए। प्रस्तुत व्यंग्य रचना देख लीजिए। निंदा रस क्या है? एक व्यंग्य रचना। निंदा रस इसका अर्थ क्या है? सबसे पहले ये भी थोड़ा जानकारी हमें हासिल करना। निंदा करना इसका अर्थ क्या है? निंदा करना इसका अर्थ है दूसरों के बारे में भला बुरा कहना, दूसरों की जो निंदा करना, उनके बुरे व्यवहारों को बताना, तो उनके बारे में कुछ न कुछ दोष निकालना, ये क्या है? निंदा करना। निंदा रस,
निंदा करके आनंद अनुभव करना, रस लेना, स्वाद अनुभव करना। किसका स्वाद? निंदा करके, निंदा उस जो स्वाद को, उससे जो हमें आनंद मिलता है उसको अनुभव करना, ये क्या है? निंदा रस। देख लीजिए, निंदा रस एक सुंदर कलाकृति है। यानी कि कलाकृति, यानी कि कलाकृति शब्द का अर्थ है जो कला, सौंदर्य के दृष्टि से जो मूल्य होता है वह कला है। यहाँ पर यह जो पाठ साहित्य के दृष्टि से क्या है? बहुत ही एक विशेष कृति है, इस तरह यहाँ पर बताया जाता है। देख लीजिए, लोग एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या भाव से निंदा करते हैं। ये एक निंदा करने की तरीका, या लोगों के जो गुण होता है एक एक पर, कुछ लोगों का होता है, हर एक व्यक्ति का तो नहीं होता है। कुछ लोग ऐसे करके आनंद अनुभव करते रहते हैं। देख लीजिए, लोग एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या भाव से, ईर्ष्या भाव शब्द का अर्थ है ಹೊಟ್ಟೆಕಿಚ್ಚು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಅರ್ಥವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದೆ। ईर्ष्या भाव से दूसरों के जो निंदा करते हैं। और कुछ लोग अपने स्वभाव वश अकारण ही निंदा करने में रस लेते रहते हैं। और कुछ लोग कैसे रहते हैं? उनके जो स्वभाव भी ऐसा रहता है, स्वभाव वश अकारण, बिना कारण के दूसरों का जो निंदा करके रस लेते रहते हैं। रस लेना यानी कि आनंद अनुभव करना। तथा इतना ही नहीं, कुछ लोग अपने आप को बड़ा सिद्ध करने के लिए, और कुछ लोग कैसे रहते हैं? अपने आप को बड़ा सिद्ध करने के लिए दूसरों के भले बुरे कहना, दूसरों के बारे में भला बुरा कहना, कह कर अपने आप को बड़ा सिद्ध करते रहते हैं। देख लीजिए, अपने आप को बड़ा सिद्ध करने के लिए दूसरों की निंदा करने में लगे रहते हैं। इस तरह जो समाज में रहने वाले लोग, यदि कुछ लोग, हर एक व्यक्ति तो ऐसे नहीं करते रहते हैं, कुछ लोग क्या करते रहते हैं? अपने आप को बड़ा सिद्ध करने के लिए दूसरों की जो निंदा करने में लगे रहते हैं। ऐसे निंदकों पर हरिशंकर परसाई जी ने करारा प्रहार किया है। इस तरह के जो लोगों के ऊपर, उनके जो स्वभाव के ऊपर करारा प्रहार किया है। करारा प्रहार करना यानी कि कठिन वार किए हैं। किस तरह के वार? मारना नहीं, यहाँ पर शब्दों से मारे, वाक्यों से मारे हैं, अपने जो बातों से मारे हैं। मनुष्य के सहज गुण, हर एक व्यक्ति का, जो समाज में रहने वाले लोगों के जो सहज गुण क्या है? निंदा करने की आदत से परिचित कराने। देख लीजिए, लोग या समाज में रहने वाले लोग या मनुष्य की जो आदत क्या है? दूसरों का निंदा करना। इसका परिचय देने के लिए आपने परिचय कराने तथा अपने आप को यथासंभव उससे दूर रखने के उद्देश्य से प्रस्तुत रचना चयनित है। इस रचना को क्यों यहाँ पर चयन किया है, इसके बारे में बताते हैं कि अपने आप को यथासंभव उससे दूर रहना है। किससे दूर रहना है? निंदा करने से दूर रहना है। इस उद्देश्य को देख लीजिए, इस उद्देश्य से जो इस पाठ को यहाँ पर रखा है, यानी कि विद्यार्थी आप लोग दूसरों के बारे में भला बुरा कहना छोड़ दे, दूसरों के बारे में बातचीत करना छोड़ दे। इन विचारधाराओं को समझाने के लिए इस पाठ को यहाँ पर रखा गया है। ओके, देख लीजिए, अब पाठ को प्रारंभ करेंगे। कई महीने बाद आए थे। सुबह चाय पीकर अखबार देख रहा था कि वे तूफान की तरह कमरे में घुसे, साइक्लोन की तरह मुझे अपनी भुजाओं में जकड़ा। तो मुझे धृतराष्ट्र की भुजाओं में जकड़े भीम के पुतले की याद आ गई।
देख लीजिए यहाँ पर कौन बता रहे हैं, लेखक हरिशंकर परसाई जी बता रहे हैं क कई महीने बाद आए थे। क उनका जो एक मित्र, क क्या है, लेखक के एक मित्र कई महीने बाद आए थे। सुबह चाय पीकर अखबार देख रहा था। कौन अखबार देख रहा था, लेखक सुबह सुबह घर में बैठे थे अपने घर में और चाय पिए और अखबार देखते हुए बैठे थे कि उसी समय वे वे यानी कि कैसे आते हैं, तूफान की तरह। देख लीजिए यहाँ पर तूफान शब्द का अर्थ है तेज हवा। तूफान शब्द का अर्थ है तेज हवा। तूफान की तरह कमरे में घुसे। देख लीजिए किनके कमरे में घुसे, लेखक के कमरे में घुसे। साइक्लोन की तरह, देख लीजिए यहाँ पर तुलना कर रहे हैं लेखक। तुलना करना इसका अर्थ है ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡುವುದು। ಯಾವ ರೀತಿ उनका जो फ्रेंड यानी कि उनका जो मित्र आए, किस तरह आए, तूफान की तरह आए और कमरे में घुसे। साइक्लोन की तरह मुझे अपनी भुजाओं में जकड़ा। किस तरह जकड़ा, साइक्लोन की तरह। साइक्लोन शब्द का अर्थ है तेज और धूल भरी चक्कर काटती हुई आंधी। आंधी, ऐसा आंधी। देख लीजिए आप लोग देखे होंगे यहाँ पर साइक्लोन देखे होंगे। साइक्लोन की तरह मुझे अपनी भुजाओं में जकड़ा। जकड़ना, पकड़ना। देख लीजिए जकड़ा। तो उस वक्त मुझे धृतराष्ट्र की भुजाओं में जकड़े भीम के पुतले की याद आ। मुझे यानी कि लेखक को क्या याद आती है, धृतराष्ट्र की भुजाओं में। देख लीजिए जकड़ा तो मुझे धृतराष्ट्र की भुजाओं में जकड़े भीम के पुतले की याद आ गई। यहाँ पर यह जो बात महाभारत की एक बात, यहाँ पर महाभारत में कौरव और जो पांडव थे, कौरव के जो पिता धृतराष्ट्र क्या करते हैं, भीम के पुतले को जकड़ता है यानी कि पकड़ता है। वह बात लेखक को याद आती है। देखिए यह धृतराष्ट्र की ही जकड़ थी। धृतराष्ट्र जिस तरह भीम के पुतले को जकड़ा था, उसी तरह लेखक को अनुभव हो रहा। यह धृतराष्ट्र की ही जकड़ थी। अंधे धृतराष्ट्र ने टटोलते हुए पूछा, टटोलना, ढूंढना। टटोलते हुए पूछा, कहाँ है भीम? आ बेटा, तुझे कलेजे से लगा लूं। और जब भीम का पुतला उनकी पकड़ में आ गया तो उन्होंने प्राणघाती स्नेह से उसे जकड़कर चूर कर डाला। देख लीजिए महाभारत में यह जो घटना हुई, कौन से घटना, धृतराष्ट्र भीम के पुतले को जकड़कर चूर चूर कर दिया था। उन दोनों के बीच में, यहाँ पर कौरव और पांडवों के बीच में जो शत्रुत्व पैदा हुआ था, तब धृतराष्ट्र क्या करता है, जब पांडव लोग धृतराष्ट्र से मिलने आए थे, उस वक्त धृतराष्ट्र क्या करने की कोशिश करता है, भीम को मारने की कोशिश करता है। तब धृतराष्ट्र बुलाता है, आ बेटा मैं तुझे कलेजे से लगा लूं। इस तरह जब बुलाता है तो वे वहां पर भीम आगे नहीं जाता है। क्या करते हैं पांडव लोग, भीम के एक पुतले को आगे सरकाते हैं और अंधे धृतराष्ट्र क्या करता है, भीम ही समझकर उस पुतले को क्या करता है, प्राणघाती स्नेह से जकड़कर पकड़कर चूर कर डाल। यह जो घटना लेखक को याद आता है। कब याद आता है, जब लेखक का एक मित्र
लेखक के घर आकर साइक्लोन की तरह लेखक को अपनी भुजाओं में जकड़ता है, तब यह बात लेखक को याद आता है। ठीक तरह से समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ पर लेखक बहुत ही मार्मिक रूप से, बहुत ही जो विशेष रूप से इन सारे बातों को लिखते आ रहे हैं। मैं समझ रहा हूं कि आपको समझ में आ रहा होगा। ऐसे मौके पर, इस तरह के अगर कोई मौके या समय आ जाता है, देख लीजिए, ऐसे मौके पर हम अक्सर अपने पुतले को अंकवार में दे देते हैं। अपने पुतले को अंकवार में दे देना। अंकवार में देना इसका अर्थ है गले लगाने के लिए दे देना। जिस तरह भीम आगे नहीं जाता है, क्या करते हैं, वहां पर भीम के पुतले को अंकवार में दे देते हैं, यानी कि गले लगाने के लिए आगे सरकाते हैं। उसी तरह यहाँ पर लेखक भी क्या करते हैं, अपने पुतले को अंकवार में दे देते हैं, हम अलग खड़े देखते रहते हैं। कैसे, क्या मैं गले मिला, एक प्रश्न, क्या मुझे उसने समेट कर कलेजे से लगा लिया। देखिए, क्या मुझे उसने यानी कि क ने समेट कर, बटोर कर कलेजे से लगा लिया। कलेजे यानी कि हृदय अथवा छाती से लगा लिया। हरगिज नहीं, बिल्कुल नहीं। हरगिज शब्द का अर्थ है बिल्कुल नहीं। मैंने अपना पुतला ही उसे दिया। लेखक भी क्या करते हैं, उनके पुतले को उसके हाथ में दे देते हैं। अरे कैसे, पहले उनके पुतले बनाकर रखे थे क्या? ऐसा नहीं, यहाँ अर्थ अलग होता है। वे क्या करते हैं, यहाँ आगे बताते हैं, पुतला इसलिए उनकी भुजाओं में सौंप दिया कि मुझे मालूम था कि मैं धृतराष्ट्र से मिल रहा हूं। कौन सा पुतला, यहाँ आगे बताते हैं, यानी कि यहाँ पर सिर्फ लेखक अपने देह को उनके हाथ में दे देते हैं, अपने मन को, अपने मन को बाहर करते हैं। इस अर्थ में यहाँ पर बता रहे हैं। देखो चाहिए, पुतला इसलिए उसकी भुजाओं में सौंप दिया कि मुझे मालूम था कि मैं धृतराष्ट्र से मिल रहा हूं। उनको पता था कि धृतराष्ट्र से मैं मिल रहा हूं, यानी कि उसका जो मित्र अच्छा व्यक्ति नहीं था, धृतराष्ट्र जैसा बुरा आदमी था। जिस तरह धृतराष्ट्र छल से भीम के पुतले को भीम समझकर मार डालता है, उसी तरह यह भी क्या है, धृतराष्ट्र की ही भुजाएं जैसे हैं, या धृतराष्ट्र जैसा जो बुरा व्यक्ति था। इसलिए इस तरह लेखक बताते आ रहे हैं। पिछली रात को एक मित्र ने बताया कि, पिछली रात को ही एक मित्र मुझे बताया, क्या बताया, कि क अपनी ससुराल आया है। क लेखक का जो मित्र, एक व्यक्ति अपनी ससुराल आया है। ससुराल यहाँ पर इस यह अर्थ होता है कि अपनी पत्नी के मायके को आया है। और ग के साथ बैठकर, ग और एक व्यक्ति, ग क्या है, और एक व्यक्ति, इसके साथ बैठकर, देखिए, ग और एक व्यक्ति, पिछली रात को एक मित्र ने बताया कि क अपनी ससुराल आया है और ग के साथ बैठकर शाम को 2-3 घंटे तक तुम्हारी निंदा करता रहा। किनकी निंदा करता रहा? लेखक का जो निंदा करता रहा। कौन करता रहा? क निंदा करता रहा। किनके साथ बैठकर? ग नामक और एक व्यक्ति के साथ बैठकर निंदा करता रहा। यहाँ पर किसी का नाम नहीं लिया गया है, लेकिन क और ग इस तरह उनका जो नाम बताया गया है। तो यह बात लेखक को पता था, इसीलिए लेखक क्या करते हैं, अपने आप को यानी कि अपने जो मन को उनके हाथ में नहीं देते हैं, सिर्फ उनके जो पुतले यानी कि सिर्फ देह को इतना ही उसके हाथ में सौंपते हैं।
यह सूचना के बाद जब आज सवेरे वह मेरे गले लगा तो मैंने शरीर से अपने मन को चुपचाप खिसका दिया। यहाँ पर बताया, देख लीजिए, अपने शरीर से अपने मन को चुपचाप खिसका दिया। खिसकाना, स्थानांतरित करना। बिना मन के, मन को बाहर रखा, सिर्फ देह को इतना ही उसके हाथ में दे दिया, क्योंकि वह व्यक्ति अच्छा नहीं था, धृतराष्ट्र जैसा बुरा आदमी था। इस तरह लेखक बता रहे हैं। और निस्नेह, बिना स्नेह, निस्नेह इसका अर्थ है बिना स्नेह, कंटीली देह उसकी बाहों में छोड़ दी। कंटीली यानी कि पूरे देह, यानी कि जो देह में जो कांटे हो, यानी कि मेरे जो अच्छे मन को बाहर निकाल दिया और कंटीली देह उसके हाथ में दे दिया, तो उसकी जो बाहों में छोड़ दी। देखिए, भावना के अगर कांटे होते तो, मन के भावना के अगर कांटे होते तो उसे मालूम होता कि वह नागफनी को कलेजे से चिपटाए। देख लीजिए, नागफनी एक कंटीली पौधा, अगर भावनाओं को अगर कांटे होते तो उसे पता चलता था कि वह एक कंटीली, यानी कि वह एक नागफनी को कलेजे से चिपटाए हैं, इस तरह उसको पता लगता था। लेकिन जो देह को जो कांटे तो नहीं होते हैं। पर वह मेरा दोस्त अभिनय में पूरा है। वह जो मेरा दोस्त जो कैसा है, अभिनय में पूरा है, अभिनय में परिपूर्ण है, बहुत ही होशियार है, बहुत ही अच्छी तरह से वह अभिनय करता है, इस अर्थ में लेखक लिखते आते हैं। उसके आंसू भर नहीं आए, सिर्फ उनके आंसू इतना ही नहीं आए, बाकी मिलन के, हर्षोल्लास के सब चिन्ह प्रकट हो गए। हर्ष और उल्लास, संतोष के सभी चिन्ह प्रकट होते आए। सिर्फ उनकी आंखों में आंसू इतना ही नहीं आए, बाकी सभी संतोष के सभी चिन्ह, कौन कौन से चिन्ह यहाँ पर देख लीजिए। शायद आप लोगों के जो मन में भी संतोष के चिन्ह एक एक बार पैदा होते हैं। बहुत दिन होने के बाद कोई एक मित्र आपको मिल जाता है तो आप क्या करते हैं, उसे गले लगाते हैं। उस तरह यहाँ पर भी क्या 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 करता है, देख लीजिए, वह जो वह गहरी आत्मीयता की जकड़, वह क्या करता है, जकड़ता है, पकड़ता है, जकड़ना, पकड़ना, आत्मीयता से, गहरी आत्मीयता से वह जकड़ता है। नयनों से छलकता वह असीम स्नेह, नयनों से, नयन यानी कि आंख, आंखों में क्या दिखाई दे रहा था, असीम स्नेह, सीमा रहित, असीम, सीम, सीमा यानी कि बॉर्डर, असीम यानी कि सीमा रहित स्नेह, उनके आंखों में स्नेह दिखाई दे रहा था। और वह स्नेह सिक्त वाणी, स्नेह से भरे हुए बातें, वाणी शब्द का अर्थ है बातें, बहुत कुछ वह स्नेह से बातें भी कर रहा था। इस तरह वह अपना अभिनय परिपूर्ण कर रहा था। इस तरह लेखक लिखते आते हैं। ओके, अब आगे आते ही वह क्या करता है, बोलता है, क्या बोलता है, देख लीजिए। अभी सुबह की गाड़ी से उतरा और एकदम तुमसे मिलने चला आया। जैसे आत्मा का एक खंड दूसरे खंड से मिलने को आतुर रहता है, उस तरह वह बोलने लगता है। आत्मा का एक खंड, अगर आत्मा को दो भाग करते हैं तो एक भाग दूसरे भाग को मिलने के लिए जिस तरह आतुर रहता है, उस तरह वह भी क्या करता है, बोलने लगता है। आते ही झूठ बोला कमबख्त, देख लीजिए यहाँ पर लेकर उसे कमबख्त बोलते हैं। कमबख्त यानी कि भाग्यहीन, इस अर्थ में होता है अभागा। आते ही वह क्या किया, झूठ बोला।
क्योंकि लेखक को पता है वह पिछले दिन ही आया है और शाम को ग के साथ बैठकर मेरी निंदा करता रहा। यह बात लेखक को पता था, लेकिन वह क्या किया, आते ही झूठ बोला। कल का आया है, यह मुझे मेरा मित्र बता गया। लेखक लिखते हैं इस झूठ में प्रयोजन शायद उसका न रहा हो। इस तरह झूठ बोलने से उसे कुछ भी प्रयोजन नहीं था, लाभ नहीं था, फिर भी वह क्या किया, झूठ बोला। इस तरह लोग भी करते रहते हैं। शायद यह अनुभव आपके साथ भी हुआ होगा, या अथवा एक एक बार आप लोग भी कुछ न कुछ झूठ दूसरों को बोले होंगे, ऐसा भी रहता है। देखिए, कुछ लोग बड़े निर्दोष मिथ्यावादी होते हैं। देखिए यहाँ पर बोलते हैं कुछ लोग बड़े निर्दोष, दोष रहित, निर्दोष शब्द का अर्थ है दोष रहित मिथ्यावादी होते हैं। मिथ्यावादी ने कि झूठ बोलने वाले, यह उनका दोष नहीं है, उनका आदत है ऐसा करता है। इस तरह लेखक लिखते हैं वे आदतन, यहाँ पर लिखते हैं आदतन यानी कि आदत से प्रकृति के वशीभूत झूठ बोलते हैं। प्रकृति के वशीभूत, कौन से प्रकृति, उनके आदत ही उनकी जो प्रकृति, यह उनको शायद पहले से ही आया हो ऐसा। देख लीजिए उनके मुख से निष्प्रयास, देख लीजिए उस तरह के जो लोगों के मुख से कि मुंह से निष्प्रयास, निष्प्रयास यानी कि बिना प्रयत्न के, प्रयास प्रयत्न, निष्प्रयास बिना प्रयत्न के, निष्प्रयोजन बिना लाभ के, प्रयोजन शब्द का अर्थ है लाभ, निष्प्रयोजन यानी कि बिना लाभ के झूठ ही निकलता है। इस तरह झूठ बोलने से उन लोगों को कुछ भी लाभ भी नहीं रहता है और वे बिना प्रयत्न के ऐसे ही उनके मुंह से झूठ आता ही रहता है, वे झूठ बोलते ही रहते हैं। मेरे एक रिश्तेदार ऐसे हैं, लेखक अपने रिश्तेदार, कोई एक रिश्तेदार के बारे में एक बात यहाँ पर लिखते हैं। वे अगर बंबई जा रहे हैं और उनसे पूछे तो वे कहेंगे कलकत्ता जा रहा। देखिए लेखक के कोई एक मित्र, वे बंबई जाते रहते हैं, अरे आप कहाँ जा रहे हैं इस तरह प्रश्न करते करेंगे तो वे कहते हैं मैं कलकत्ता जा रहा हूँ। इस तरह झूठ बोलते हैं। देख लीजिए ठीक बात उनके मुंह निकल ही नहीं सकती। कवि बड़ा निर्दोष है, सहज स्वाभाविक मिथ्यावादी है। यह जो कवि क्या है, बड़ा निर्दोष, यह उनका दोष नहीं है और सहज रूप से, स्वाभाविक रूप से वह झूठ बोलता है, मिथ्यावादी है यानी कि झूठ बोलता है। इस तरह लेखक बताते आ रहे हैं। देखिए आगे, वह बैठा, कब आए, कैसे हो, वगैरह के बाद उसने ग की निंदा आरंभ कर दी। देख लीजिए लेखक के घर में ग आया है, आलिंगन किया है, फिर उसके बाद बैठते हैं, कब आए, कैसे हो, ये सब बातें होते हैं। ये सब बातें बोलने के बाद यह जो क व्यक्ति क्या करने लगता है, ग की निंदा करने लगता है। किनके सामने, लेखक के सामने। लेखक तब क्या लिखते हैं, देख लीजिए मनुष्य के लिए जो भी कर्म जघन्य है, जघन्य, निंदनीय, बहुत बुरे हैं, वे सब ग पर आरोपित करके उसने ऐसे गाढ़े काले तारकोल से उसकी तस्वीर खींची कि मैं यह सोचकर कांप उठा कि ऐसी ही काली तस्वीर मेरी ग के सामने इसने कल शाम को खींची। इतनी सुंदर बातों को यहाँ पर लिखते हैं। यह क्या करने लगता है, ग आने के बाद, कुछ समय बातचीत होने के बाद ग की निंदा करने लगता है, उनके बारे में भला बुरा कहने लगता है। देख लीजिए मनुष्य के लिए जो भी कर्म जघन्य है यानी कि निंदनीय है, वे सब ग पर आरोपित करते हैं, दूसरों पर आरोपित, ग यानी कि और एक व्यक्ति यहाँ पर
जो व्यक्ति का जो गुण ही ऐसा रहता है, दूसरों पे तो आरोपित करना ही व्यक्ति का गुण है। यानी कि जो अलग अलग लोग ऐसे करते रहते हैं, हर एक व्यक्ति तो ऐसे नहीं करते हैं, लेकिन कुछ लोगों का जो गुण ऐसा रहता है।